दोस्तों नमस्कार। माँ ज्योतिष और हस्तरेखा केंद्र में आप सभी मित्रगण का स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण ग्रहों का परिचय भाग 6 में हैं और आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मित्रों, भाग 5 में जो हम लोग जानकारी साझा किए थे, आइए एक बार उस पर लघु प्रकाश डालते हैं। तो हम लोग पिछले भाग 5 में डिग्री के बारे में जानकारी साझा किए थे। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मित्रावस्था के बारे में जानकारी साझा किए थे और ये भी जाने थे कि 12 राशि 360 डिग्री क्या होता है, 27 नक्षत्र के बारे में जानकारी किए थे और ये भी जाने थे कि 360 डिग्री में 27 नक्षत्र को अगर विभाजित करते हैं तो प्रत्येक डिग्री को क्या मिलेगा, ये भी हम लोग जानकारी साझा किए थे। तो आइए इसी क्रम में मित्रों आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रहों के बारे में और उनके डिग्रियों के बारे में विस्तार से भाग 6 में। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले सूर्य के बारे में। तो मित्रों, सूर्य के बारे में हमारे विद्वानों का मत है, जिनका हम और आप अध्ययन करते हैं किताब। इस समूचे ग्रह नक्षत्र में सबसे ज़्यादा बलवान, मजबूत, प्रकाशवान सूर्य को माना गया है और वैदिक ज्योतिष के कई महत्वपूर्ण सूर्य के साथ सूत्र में हैं। तो मित्रों, वैदिक ज्योतिष के कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं और अस्त ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दरअसल कोई ग्रह सूर्य के इतना निकट आ जाए कि उसके तेज से प्रभावहीन हो जाए तो ऐसे ग्रह को अस्त ग्रह माना गया है और ऐसा माना जाता है कि अस्त ग्रह शुभ फल नहीं देता है। ऐसे ग्रह को कुपित ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के अलावा बाकी सभी ग्रहों को अस्त होने का दोष लगता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, सूर्य 4 डिग्री और शुक्र 8 डिग्री अगर ये दोनों एक ही भाव में हो तो दोनों में सिर्फ 6 डिग्री का अंतर आया। सूर्य 14 डिग्री पर तो दोनों में सिर्फ 6 डिग्री का अंतर आया, यानी तो अब अस्त हो गया। अब ऐसे ग्रह अपने कारक को शुभ फल नहीं देगा, ऐसा माना जाता है। तो इसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि अस्त ग्रह का फल क्या होता है। प्रथम में हम लोग चंद्रमा से जानेंगे
चंद्रमा अगर अमावस के समय अस्त हुआ तो जातक को माँ के सुख में कमी देखी गई है और संपत्ति मिलने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा अमावस के समय अस्त हुआ और लगातार उनको अपमानजनक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे वो अपने जीवन में संघर्षपूर्ण समय बिताते हैं और निराशा भरी जीवन जीने को मजबूर होते हैं। तो आइए अब इसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मंगल के बारे में जानते हैं कि मंगल अगर अस्त हुआ तो फिर क्या होगा। अगर मंगल सूर्य से अस्त हुआ तो साहस में कमी आएगी और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ में चोट चपेट या किसी प्रकार की दुर्घटना होने की भी आशंका मानी जाती है। साथ ही प्रॉपर्टी से भी फायदा नहीं होता है और किसी भी काम में अड़चनों का सामना लगातार करना पड़ता है। सामाजिक कठिनाई, आपत्ति विपत्ति, धन हानि के योग भी इसमें बनते हैं और ऐसा देखा जाता है। तो आइए इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुध आगे क्या कह रहा है। बुध के अस्त होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर बुध अस्त हो तो कोई लाभ नहीं देता, कोई लाभ इसका नहीं मिलेगा। उल्टे स्किन से रिलेटेड यानी कि हमारे चमड़ा से रिलेटेड समस्या देता है और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र में यानी 12 राशि में बुध को हम लोग न्यूट्रल की श्रेणी में देखते हैं, समभाव की श्रेणी में देखते हैं। और ये मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह जो हम लोग पहले डिस्कशन किए थे, उन दोनों में ये बीच में आते हैं। यानी कि मित्र ग्रह, समग्रह और शत्रु ग्रह में ये बीच की श्रेणी में खड़े हैं। इसीलिए इनके साथ ऐसी ऐसी समस्याएं निरंतर होंगी और लगातार इनको समस्या मिलती रहेगी, जिसके भी बुध अस्त हुए तो आइए जानते हैं अगर गुरु अस्त होते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु अगर सूर्य से अस्त हों तो जातक के ऊपर चरित्रहीन होने का लांछन लगता है। ऐसे व्यक्ति सदैव अपने को सच्चा साबित करने में लगे रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्ञानवान होने के बावजूद भी इनको तो बहुत ज्ञानवान, समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, मजबूत होने के बावजूद भी इनके जीवन में संघर्ष रहती है और इनके जीवन में जब ये मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इनको पदोन्नति के समय रुकावटों का सामना, बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ये गुरु के अस्त होने के कारण ऐसा माना जाता है। तो आइए आगे के श्रेणी में जानते हैं और कौन से ग्रह हैं। तो अगला जो है वो है शनि ग्रह। अगर शनि जातक की कुंडली में अस्त हो तो जातक को बाधाओं का सामना करना पड़ता है
और साथ में सरकारी कामों में रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। मतलब कि जब भी ऐसे जातक किसी भी सरकारी काम में जाएंगे, यानी कि किसी तरह का थाना हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, या उनका व्यक्तिगत कोई बैंक से रिलेटेड काम हो, या उनका सरकारी संस्थान से या उनके सरकारी कार्यालय से रिलेटेड काम हो जहाँ वो काम करते हों, ऐसे तमाम कामों में उनको रुकावटों का, कष्ट का सामना करना पड़ेगा और दिक्कतें लगातार उनके जीवन में देखी गई है, ऐसा माना जाता है। तो आइए जानते हैं अगले श्रेणी में शुक्र अस्त होते हैं तो क्या होगा। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र अस्त हुआ तो जातक के काम को पूर्ण होने में बाधा आती है और पति पत्नी के बीच में भी रिश्ता अच्छा नहीं देखा गया है। ऐसे जातक अपना वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न तरीके से नहीं बिता पाते, संतुष्टि भरा नहीं बिता पाते। और ऐसा भी देखा गया है कई बार कि अगर शुक्र अस्त हो तो संतान उत्पत्ति में भी काफ़ी कष्ट आई है। बहुत जगह निसंतान होने का भी अपमान मिला है और लगातार विवादों के बीच में भी बने रहने का योग बनता है पति पत्नी के बीच में, और कष्ट दोनों ही अपने अपने स्तर पे झेलते हैं। अब मेरा ये उपाय है, सुझाव है कि जितने भी मित्रगण मेरे वीडियो को देखते हैं या देखेंगे, उन सबों से ये मेरा कहना होगा कि कभी भी आप अपना जीवन में ग्रह नक्षत्र मजबूत करने की कोशिश करें ताकि आपके जीवन में कोई तरह की बाधा उत्पन्न ना हो और आप अपने जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, पद, प्रतिष्ठा बराबर बना के रखें। भगवान आपको दें, पारिवारिक सुख, संतान सब मिले। तो आइए जानते हैं कि क्या अस्त ग्रह शुभ फल देता है या नहीं देता है। आइए इस पर एक बार प्रकाश डालते हैं। ऐसा विद्वानों का मत है कि अगर किसी जातक की कुंडली में 6, 8, 12 घर के स्वामी अस्त हों तो जातक को शुभ फल मिलता है। मतलब प्रभावहीन होने के बावजूद भी उसको फल मिलेगा। एक तरह से ऐसा देखा जाए तो विपत्ति राजयोग होने का फल भी मिलता है। ऐसे हमारे विद्वानों का मत है और इसमें हमारे विद्वानों लगातार संशोधन करते रहते हैं और कुछ न कुछ उनके द्वारा हम जैसे या आप जैसे विद्यार्थी को इसमें मिलता है और कहीं ना कहीं ये केंद्र का विषय भी बनता है जिसे हम और आप मिलकर साझा करते हैं और जनमानस के कल्याण के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं और आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सदा सुखी रहें, जीवन में आगे बढ़ें, सफल हों और अपने ग्रह नक्षत्र को हल्का में ना लें, इस पे ध्यान बना के रखें। क्योंकि अगर आपका ग्रह नक्षत्र सही है, सुदृढ़ है, व्यवस्थित है, तो ये मान के चलिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता निरंतर मिलती रहेगी और जीवन में हर सुख सुविधा आपको भगवान की तरफ से दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।